Welcome to Online Study Corner. This video is the fourth part of our question series, and this question series is for NTA NET English Literature Paper 2. In today's lecture, we will discuss 5 important questions for this exam. And the first question for today is, which among the following group of writers is labeled as university wits? इनमें से कौन से writers के group को आप university wits कह सकते हैं? And the right answer in this sequence is fourth option, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेट। अब जैसा कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी वेट्स से, तो हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी वेट्स को। यूनिवर्सिटी वेट्स कौन थे? यूनिवर्सिटी वेट्स एलिजाबेथन एज में 7 राइटर्स का एक ग्रुप था जिसे हम यूनिवर्सिटी वेट्स के नाम से जानते हैं। अब ये एलिजाबेथन एज कब से कब तक थी? एलिजाबेथन एज 1550 से लेकर 1603 तक थी। वैसे तो इसे 1620 तक माना जाता है, लेकिन 1603 में किंग जेम्स वन का जो रूल था वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से जैकोबियन एज स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एलिजाबेथन एज 1515 से 1603 तक थी। और इसी एज में 7 राइटर्स का एक ग्रुप था जिसे किस नाम से जाना गया? यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया। अब इन 7 राइटर्स को यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा गया? बिकॉज दे हैड एजुकेशन एंड डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। उस टाइम पर बहुत सारे राइटर्स यूनिवर्सिटी से एक डिग्री नहीं रिसीव करते थे, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर राइटर्स ही थे जिन्होंने कि यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। और इसमें 7 राइटर्स का ये ग्रुप है। अब इस 7 राइटर्स के ग्रुप के अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं? इन राइटर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट कैटेगरी वी कीप द राइटर्स who had education and degree from Oxford University, and in the second category we keep the writers from Cambridge University, and in the third category we keep a writer Thomas Pitt. अब इनकी कैटेगरीज क्यों बनाई गई? बिकॉज फर्स्ट कैटेगरी में वो 3 राइटर्स हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन ली। ये थे जॉन लेली, जॉर्ज पील एंड थॉमस रॉस। सेकेंड में कैम्ब्रिज से जिन्होंने ली थी थॉमस ग्रीन, थॉमस नेट और क्रिस्टोफर मार्लो। जॉन लेली अपनी कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं और क्रिस्टोफर मार्लो ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं। अब आ जाते हैं हम थॉमस किड के बारे में। थॉमस किड क्या थे? थॉमस किड ने किसी भी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री को रिसीव नहीं किया था, ठीक है। एजुकेशन उन्होंने ली थी लेकिन डिग्री को रिसीव नहीं किया था। इस वजह से उन्हें कभी कभार एक डाउटफुल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है कि ईदर ही वाज ए यूनिवर्सिटी विट और नॉट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन यूनिवर्सिटी विट्स का शेक्सपियर के ऊपर एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रहा। दे हैड इन्फ्लुएंस शेक्सपियर डीपली। अब इन्होंने शेक्सपियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया? शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं जो किसी ना किसी राइटर से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इनके आइडियाज से इंस्पायर होकर अपनी राइटिंग्स को लिखा है। यूनिवर्सिटी विट्स की कंप्लीट लेक्चर को समझने के लिए, कंप्लीट टॉपिक को समझने के लिए आप हमारी कंप्लीट वीडियो जो कि यूनिवर्सिटी विट्स टॉपिक पर बनाई गई है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ये अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। लिली इनमें से प्रोस रोमांसेस के लिए जाने जाते हैं और इनका जो प्रोस रोमांस है वो है यूफियस, जिसके लिए ये काफ़ी फेमस भी हुए। यूफियस, और ये अपने स्टाइल यूफियस की वजह से ही यूफियज्म के लिए भी जाने जाते हैं, अपने स्टाइल के लिए, राइट। इसके अलावा ना सिर्फ इन राइटर्स ने, ये जो राइटर्स थे इन्होंने जैसा कि यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी, तो जो इनकी लैंग्वेज थी वो काफ़ी रिफाइंड लैंग्वेज थी। इनकी जो लैंग्वेज थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं थी, वो बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज थी जिसे समझना आम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन शेक्सपियर ने इन्हीं के प्लेस से आइडियाज़ लेकर उन्हें कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए। और थॉमस ग्रीन ने तो शेक्सपियर के लिए क्या कहा कि ही इज़ एन अपराइट क्रो। अपराइट क्रो का मतलब क्या होता है कि वो देखो हमारी नकल करके आगे बढ़ रहा है। शेक्सपियर के बारे में किसने कहा? ये थॉमस ग्रीन ने कहा। एंड यू कैन हैव कंप्लीट वीडियो फ्रॉम आवर English literature section. And the second question is, which cultural analyst has combined the study of different dimensions of youth culture? इनमें से कौन से कल्चरल एनालिस्ट ने यूथ कल्चर की डिफरेंट डायमेंशंस को पॉलिटिक्स एंड कल्चरल थियोरी की डेवलपमेंट के साथ कंबाइन करके हमारे सामने
प्रस्तुत किया है, हमें समझाया है। एंड द राइट आंसर इज एंजेला मैक्रोबी। एंजेला मैक्रोबी ने क्या किया है, यूथ कल्चर की अलग अलग डायमेंशंस को कल्चरल थियोरी और पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से हमें बताया है। अब ये है एंजेला मैक्रोबी। एंजेला मैक्रोबी एक ब्रिटिश कल्चरल थियोरिस्ट है। कौन है ये? ब्रिटिश कल्चरल थियोरिस्ट हैं, और साथ ही साथ ये एक फेमिनिस्ट भी है, फेमिनिस्ट राइटर भी है ये। उन्होंने अपने वर्क्स के माध्यम से पॉपुलर कल्चर स्टडी को प्रेजेंट किया है। उनकी अगर रिसेंट बुक की बात की जाए तो रिसेंट बुक का नाम है बी क्रिएटिव मेकिंग अ लिविंग इन दी न्यू कल्चरल इंडस्ट्रीज, पब्लिश्ड इन 2016। इनकी ये जो रिसेंट बुक है ये कब पब्लिश हुई? 2016 में। और क्या नाम है? बी क्रिएटिव मेकिंग ए लिविंग इन दी न्यू कल्चरल इंडस्ट्रीज, राइट। अब कल्चरल एनालिस्ट क्या होता है? इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि कल्चरल एनालिस्ट या कल्चरल एनालिसिस होता क्या है। कल्चरल एनालिसिस का मतलब होता है अपनी नॉलेज की हेल्प से, ठीक है। कल्चरल एनालिसिस क्या है? नॉलेज की हेल्प से या स्किल्स की हेल्प से लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को डिफाइन करने की एबिलिटी, ठीक है। और जो व्यक्ति, जो राइटर ये एबिलिटी रखता है और लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को अपनी नॉलेज और स्किल्स से इंटरप्रेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल एनालिस्ट। एंड एंजेला मैक्रोबी इज द एग्जाम्पल ऑफ वन कल्चरल एनालिस्ट। And third question for today is, given below are two statements, one labeled as assertion। दो statements हैं जिनमें एक assertion और दूसरा reason है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी true है और कौन सी false है, और क्या जो reason है वो assertion के लिए suitable है। तो assertion देखते हैं हम पहले। assertion क्या है? only actual research develop research skill। रिसर्च स्किल्स तभी डेवलप होती हैं जब हम एक्चुअल में रिसर्च करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खाली रिसर्च को पढ़ने से, रिसर्च के बारे में समझने से रिसर्च स्किल डेवलप नहीं होती, बल्कि रिसर्च को प्रैक्टिकली करने से ही रिसर्च स्किल डेवलप होती है। असर्शन इज राइट। अब रीज़न को देखते हैं। रीज़न क्या है? इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रीट। इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट होती है, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है एक ही जगह से, जबकि जो नॉलेज है वो अलग अलग नेटवर्क ऑफ कनेक्शन से हमें मिलती है। ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में इस तरह से कनेक्शन नहीं है कि रीज़न असर्शन को ही डिफाइन करता हो। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is not the correct explanation of A. And fourth question for today's lecture is, which of the following is a collaborative work of W.H. Auden and Christopher Isherwood? इनमें से कौन सा W.H. Auden और Christopher Isherwood ने कोलैबोरेटिव रूप में वर्क लिखा है? And the right answer is The Ascent of Ethics। अब पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर ईशरवुड के साथ मिलकर ओडेन ने और कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। फर्स्ट वर्क उन्होंने इकट्ठा लिखा था द डॉग बीनीथ द स्किन, एंड इट वाज द सेकंड वर्क दे रोट इन कोलैबोरेशन which we will discuss today, The Ascent of Ethics, and third work they wrote collaboratively was On the Frontier, The Ascent of Ethics। F6 का मतलब क्या है? F6 एक माउंटेन का नाम है। F6 क्या है? एक माउंटेन का नाम है। ये माउंटेन कहाँ पर है? ये माउंटेन एक इमेजिनरी प्लेस ऑस्ट्रेलिया में है। इमेजिनरी प्लेस ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया में, ठीक है। ये कहाँ पर है? ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया में, अकॉर्डिंग टू दी बुक। अब एसेंट क्या होता है? एसेंट होता है क्लाइंबिंग ऑफ F6, ये टाइटल का मीनिंग है। एक्चुअल में द एसेंट ऑफ F6 एक ट्रेजेडी है जिसे 2 एक्ट्स में लिखा गया है। इसके मेन जो कैरेक्टर है वो है मिशेल रैनसम, जो एक क्लाइंबर है। मिशेल रैनसम को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर मिलता है कि वो F6 की स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं अगर मिशेल रैनसम उसे एक्सेप्ट करे। तो मिशेल रैनसम उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ऑस्ट्रेलियन पीपल जो है वो इस F6 के लिए काफ़ी हैबिचुअल है, इस पर चढ़ाई करने के काफ़ी हैबिचुअल है।
मिशेल रैनसम अपने स्पॉन्सरशिप में, अपने इस एक्सपेडिशन के अंदर जल्दबाजी कर लेता है और इसी जल्दबाजी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपने एक्सपेडिशन में सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एसेंट ऑफ F6। और ये जो स्टोरी है F6, एसेंट ऑफ F6 की, ये एक एलेगरी के रूप में भी पढ़ी जा सकती है। एलेगरी क्या होता है? सिंबॉलिक कहानी, ठीक है, सिंबॉलिक स्टोरी के रूप में पढ़ी जा सकती है। किस चीज़ की सिंबॉलिक है ये? W.H. Auden की टेम्पटेशन टू बी अ पब्लिक फिगर। W.H. Auden अपनी लाइफ में काफ़ी टेम्पटेड थे कि वो जल्दी से एक पब्लिक फिगर बन जाए, जल्दी से एक सेलिब्रिटी बन जाए। तो इसकी एलेगरी है, इसकी सिंबॉलिक कहानी के रूप में एसेंट ऑफ F6 को रीड किया जा सकता है। एसेंट ऑफ F6 को 3 एडिशंस में पब्लिश किया गया। फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1936. Second also was in English and was published in 1937, and the third and the final edition was published in American language, which was published in the same year in 1937. W.H. Auden ग्रुप के एक फिगर माने जाते हैं। Auden ग्रुप 1930s में 7 राइटर्स का एक ग्रुप था। Auden जनरेशन या Auden ग्रुप के लिए भी ये जाने जाते हैं। ये 1930s के अंदर 7 राइटर्स का एक ग्रुप था। जैसा कि 1930s के टाइम से बिलोंग करते हैं, तो इस Auden ग्रुप को हम 30s पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 30s पोएट्स, Auden जनरेशन या Auden ग्रुप, इन 3 नामों से हम इन्हें जानते हैं। इस Auden ग्रुप में कौन कौन से पोएट्स थे? लुइस मैकनीज, स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डे लुइस, क्रिस्टोफर ईशरवुड, और कभी कभी इसके अंदर हम रेक्स वार्नर और एडवर्ड अपवार्ड को भी इंक्लूड करते हैं। इन 7 राइटर्स को लर्न करने के लिए रॉय कैम्पबेल ने एक टर्म बनाई थी जिसका नाम था मैक्स पोंडी। ठीक है, मैक्स पोंडी। इस मैक्स पोंडी टर्म के अलग अलग वर्ड से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैक्स से क्या है? लुइस मैकनीज, एसपी से स्पेंडर, ऑन से Auden और डे से सिसिल डे लुइस। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट, इस Auden ग्रुप पर भी एक कंप्लीट वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं जाकर लिटरेरी मूवमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोज राइटर ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑथर्ड ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। इनमें से कौन है जो कि ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स का राइटर है? एंड द राइट आंसर इज थॉमस टी क्विंसी। ये है थॉमस टी क्विंसी। ये एक रोमांटिक राइटर और एसेइस्ट थे। ठीक है, रोमांटिक राइटर और एसेइस्ट थे। इनका बर्थ 1785 में मैनचेस्टर में हुआ था। जैसा कि ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे, तो रोमांटिक पीरियड कब से कब तक है? 1800 से लेकर 1850 तक का जो टाइम है वो रोमांटिक पीरियड में काउंट होता है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया के सिंहासन पर बैठने के साथ ही क्वीन विक्टोरिया के शासन की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, और उसे हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। अब ये जो थॉमस टी क्विंसी है, ये क्या थे? रोमांटिक राइटर और एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लेक पोएट से काफ़ी गहरी एसोसिएशन रही। लेक पोएट पर भी हमारी एक कंप्लीट वीडियो बन चुकी है जिसे आप लिटरेरी मूवमेंट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थॉमस टी क्विंसी को। थॉमस टी क्विंसी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में काफ़ी फ्लुएंट रहे थे और 15 की एज में ना सिर्फ वो ग्रीक को पढ़ सकते थे बल्कि इसे वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल भी सकते थे। उनके एक टीचर ने बहुत ही हैरानी में एक बार ये भी कहा था कि ये बॉय एक एथेनियन मॉब को, एक ग्रीक जनता को इवन इतने अच्छी तरह से संबोधित कर सकता है कि आप और मैं इंग्लिश में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया था? थॉमस टी क्विंसी के लिए कहा गया था। आप ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मैनचेस्टर में इनको 1800 में एक ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ से वो जल्दी ही वापस भाग आए क्योंकि उन्हें क्या लगा कि ये जो स्कूल है ये उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं दे रहा है। अब मैनचेस्टर स्कूल में अब से जैसा कि वो वापस चले गए थे तो इंडिया से उनके एक अंकल थे जिन्होंने इंटरसीड किया और कहा कि बॉय को स्कूल भेजना ही चाहिए, लेकिन इनका मैनचेस्टर स्कूल से जो डर था उसकी वजह से ये फाइनली लंदन चले गए। और लंदन में ये बिना फ्रेंड्स के और बिना मनी के थे और इन्होंने
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी जिप्सी वंडरिंग जैसी लाइफ जी, यहाँ इनकी जो वैग्रेंट लाइफ थी, ठीक है, उसे हम इन्होंने लंदन में जो वैग्रेंट लाइफ, जो आवाराओं जैसी लाइफ दी, उसको हम कन्फेशंस ऑफ दी ओपियमीटर के अंदर, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियमीटर के अंदर बहुत ही अच्छे से रीड कर सकते हैं। जहाँ पर ना सिर्फ हम कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियमीटर के अंदर ना सिर्फ हम उनकी लाइफ के फैक्ट्स को रीड करेंगे, बल्कि ये भी पढ़ सकते हैं कि ओपियम के अफेक्ट के अंदर किस तरह से वो ड्रीम्स में रहते थे और इल्यूजन्स के अंदर वो रहते थे। और 1 साल तक इसी तरह की लाइफ जीने के बाद, इसी तरह से वैग्रेंट लाइफ जीने के बाद, स्टारवेशन को झेलने के बाद, उसकी फैमिली ने उसे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए अलाउ कर दिया। और ये ऑक्सफोर्ड ही था जहाँ पर कि थॉमस डी क्विंसी ने ओपियम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ओपियम को न्यूरोलॉजिया के पेन को कम करने के लिए लेना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो ओपियम लेने की मजबूरी थी, ये एक हैबिट के अंदर चेंज हो गई और वो एक ड्रग एडिक्टेड में चेंज हो गए। अब 30 ईयर्स तक, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ मिजरी, ये जो हैबिट थी ये 30 ईयर्स तक उन्होंने झेली और बहुत ही मुश्किल से 30 ईयर्स के बाद सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल के द्वारा ही ये इस हैबिट से बाहर निकल पाए। इसके अलावा जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी लेक पोएट्स के साथ एक एसोसिएशन रही है, तो लेक पोएट्स के साथ इन्होंने ग्रासमेयर में 20 ईयर्स तक ये उनके साथ रहे थे, राइट। इनकी बुक्स हैं कुछ, जो कि इनके वर्क्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है क्रिटिकल आर्टिकल्स, दूसरी है ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस। क्रिटिकल आर्टिकल्स के अंदर ऐसे वर्क्स हैं जो उनके क्रिटिकल कैरियर से रिलेटेड है, और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स के अंदर उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वर्क्स लिखे गए हैं। कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर को 1821 में पब्लिश करवाया गया था, और ये जो कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर है, ये राइटर की पर्सनल लाइफ को डिफाइन करता है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वर्क है उनका वो है ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, वॉज पब्लिश्ड इन 1827। एंड नेक्स्ट इज जो मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, जिसे कि 1827 में पब्लिश किया गया, ये एक बहुत ही ह्यूमरस वर्क है, इसमें बहुत सारा ह्यूमर आप देख सकते हैं। इसके बाद है सस्पीरिया डी प्रोफाउंडिस, जिसे कि 1845 में पब्लिश करवाया गया। सस्पीरिया डी प्रोफाउंडिस राइटर के टेरिबल ड्रीम्स और ग्लूमी को शो करता है, और ये बताता है कि जो ओपिएट्स हैं, जो लोग ओपियम लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो किस तरह से एक टेरिबल लाइफ को जीते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे वर्क्स हैं ये राइटर की ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ को शो करते हैं। क्रिटिकल वर्क्स के अंदर लिटरेरी रेमिनिसेंसेस को इंक्लूड किया जा सकता है, और इस लिटरेरी रेमिनिसेंस में उन्होंने ब्रिलियंट पोएट्स को अप्रिशिएट किया है। इन ब्रिलियंट पोएट्स में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब, शेली, कीट्स, हैजलिट एंड लैंडर, ये सारे जो पोएट्स थे इंक्लूड थे, राइट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को। टिल देन कीप स्टडिंग। ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर विद यू।